हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, इम्प्रूवमेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है। इम्प्रूवमेंट मीन्स सुधार करना, फूड मीन्स भोजन, रिसोर्स मतलब स्रोत। तो फूड रिसोर्स में इम्प्रूवमेंट लाना, सुधार करना, उसी को हम क्या कहते हैं? फूड। उसी चैप्टर का नाम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आइए हम लोग जानते हैं कि हमें क्यों इम्प्रूवमेंट करना पड़ा है फूड रिसोर्सेस में। व्हाई नीड टू इम्प्रूव आवर फूड रिसोर्स, हम क्यों इम्प्रूव करें अपने फूड रिसोर्सेस को। तो टू पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग एट फास्टर रेट, देयरफॉर मोर अमाउंट ऑफ द फूड रिक्वायर्ड टू मीट राइजिंग डिमांड। जैसे हम लोग को पता है कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं? ग्रोइंग कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमें उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें जरूरत क्या पड़ी? फूड रिसोर्सेस की, क्योंकि वो बिना बिना फूड के नहीं रह सकते, बिना भोजन के नहीं रह सकते। नो एनी कैन लिव विदाउट फूड। तो इसलिए हमें क्या लाना पड़ा? इम्प्रूवमेंट, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था? खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, इसलिए उसमें क्या लाया गया? इम्प्रूवमेंट लाया गया। एंड द एग्रीकल्चरल लैंड इज लिमिटेड। और क्या है? एग्रीकल्चर जहाँ पर कृषि होती है वो लैंड क्या है? जमीन लिमिटेड है एज कंपेयर टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। किसके? जैसे जितने तेजी से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है इंडिया की, उसके कंपेयर में क्या है? एग्रीकल्चर लैंड लिमिटेड है, बहुत कम है। एंड टू इंक्रीज द न्यूट्रिशन वैल्यू एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द फूड। और हमें फूड में अब क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, अच्छे से भोजन चाहिए। क्या करने के लिए? खाने, जीने और रहने के लिए। कीपिंग अ फूड एंड क्रॉप फ्री फ्रॉम डिजाइजेस एंड पेस्ट। और हमारा फूड कैसा होना चाहिए कि उसमें कोई डिजाइजेस ना हो, डिजाइजेस फ्री हो, और उसमें कोई पेस्ट ना हो। उनके लिए हमें क्या लाना पड़ा? इम्प्रूवमेंट लाना पड़ा। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, हमें इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। अब सबसे पहले हमने किसमें इम्प्रूवमेंट लाया? क्रॉप यील्ड में, क्योंकि इम्प्रूवमेंट जब नहीं लाएंगे तो उसमें क्या होगी? उपज बहुत कम होती है। तो इम्प्रूवमेंट क्रॉप यील्ड कैन बी क्लासिफाइड आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले हमें किसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ा? क्रॉप की वैरायटी में। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, कितना उपज दे रहा है उसमें क्या करना पड़ा? इम्प्रूवमेंट करना पड़ा। उसके बाद क्या? क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी बचाव रखने के लिए इम्प्रूवमेंट लाना पड़ा। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। और डिफरेंट फसल के लिए, अलग क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए क्या करता है? उनकी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए। टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड देयर दी ग्रोथ एज कंप्लीटेशन टू दी लाइफ साइकिल। उनके लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, उनके ग्रोथ के लिए अलग अलग क्या चाहिए? फोटो पीरियड चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। एंड फोटो पीरियड आर रिलेटेड टू दी ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट, कि वो कितना, फोटो पीरियड क्या है? ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, की कितना समय किस क्रॉप को क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। एंड ग्रोथ प्लांट एंड फ्लावरिंग आर डिपेंड ऑन सनलाइट, क्योंकि प्लांट की जो ग्रोथ है और फ्लावरिंग है वो किस पे डिपेंड करती है? सनलाइट पे डिपेंड करती है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो क्या होगी? प्लांट ग्रो नहीं करेगा, फ्लावरिंग नहीं होगी। एज वेल एज नो प्लांट मैन्युफैक्चरिंग देयर द फूड सनलाइट, क्योंकि प्लांट का जो मैन्युफैक्चर होता है वो फूड की, वो किससे होती है? सनलाइट के थ्रू होती है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट, ये किसके बेस में क्लासिफिकेशन हुआ? तीन पार्ट में। शॉर्ट डे प्लांट, द प्लांट रिक्वायर्ड डे लेंथ लाइट पीरियड, डे लाइट पीरियड उसकी क्या? सनलाइट की अवधि लेस देन 12 आवर। जिस प्लांट को 12 घंटे से कम की क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया? स्ट्रॉबेरी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, कॉफी हो गया।
लॉन्ग डे प्लांट किसे कहते हैं? प्लांट रिक्वायर्ड डे लेंथ अर्थात लाइट पीरियड 12 आवर एंड मोर देन, जिसको 12 घंटे या 12 घंटे से अधिक सनलाइट की आवश्यकता है, उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लांटेन, पैसन, फ्रूट, एप्पल, क्या हो गया? एप्पल, ETC एक्सेट्रा। तीसरा क्या हो गया? डे न्यूट्रल प्लांट, नॉट अफेक्टेड बाय डे लेंथ और लाइट पीरियड। ऐसे भी प्लांट है, उनको क्या कहते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट, जिनको इफेक्ट कोई नहीं पड़ता, सनलाइट सूर्य से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो 12 घंटे पाए या सूर्य की रोशनी या 24 घंटे पाए, उनके पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर इंस्टेंस जैसे पपाया हो गया, गुआवा हो गया, बनाना हो गया, ये सब क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट है। अब फिर क्रॉप फिर किसके बेस्ड में क्लासिफिकेशन किया गया? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीजनल क्रॉप, सीजन के हिसाब से क्रॉप को क्लासिफाइड किया गया। अब देखते हैं कि सीजन में कौन कौन से होते हैं। खरीफ सीजन में द क्रॉप व्हिच आर ग्रोन इन रेनी सीजन कॉल्ड खरीफ सीजन। ऐसे क्रॉप जिनको हम क्या कहते हैं? रेनी सीजन में उगाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? खरीफ सीजन क्रॉप कहते हैं। फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, जिस क्रॉप को हम जून टू अक्टूबर के मंथ में क्या करते हैं? ग्रोन करते हैं, उनको रेनी सीजन में उनको क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप कहते हैं। तभी सीजन द क्रॉप व्हिच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, ऐसा क्रॉप जिनको हम क्या कहते हैं? विंटर सीजन में क्या करते हैं? ग्रो कहते हैं। एक कॉल्ड रबी क्रॉप, उसको हम क्या कहते हैं? रबी क्रॉप। और इसका समय अवधि क्या होता है? नवंबर टू अप्रैल। इसको कब हम लगाते हैं? नवंबर से अप्रैल के बीच में लगाते हैं। फिर जैद, जैद क्या होता है? दी क्रॉप व्हिच आर ग्रोन इन समर सीजन, जिस क्रॉप को हम क्या कहते हैं? समर सीजन में लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जैद सीजनल क्रॉप। क्या कहते हैं? जैद। फ्रॉम मार्च टू जून, जिसको हम किस समय में लगाते हैं? मार्च टू जून के समय में लगाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जैद सीजनल क्रॉप। आइए फिर देखते हैं फिर क्रॉप को किसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन दे प्रोवाइड। अब देखते हैं क्रॉप्स में कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया है। जैसे सीरियल्स अनाज हो गया, अनाज में क्या क्या पाया जाता है? कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, उसमें क्या पाया जाता है? सीरियल्स में हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोवाइड एनर्जी, उसमें क्या होता है? हाई अमाउंट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमें एनर्जी को प्रोवाइड करता है, अर्थात एनर्जी देता है। बीट हो गया, माइज हो गया, राइस हो गया, परेली हो गया, राई हो गया, ओट हो गया एंड सोएगम हो गया, ETC। पल्स देखते हैं। पल्स आर दी रिच प्रोटीन, पल्स में क्या होता है? प्रोटीन होता है। जितने भी पल्सेस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्राम हो गया चना, ब्लैक ग्राम हो गया उड़द कहते हैं, ग्रीन ग्राम मूंग हो गया, फिजन ग्राम अरहर हो गया, लेंथिल मसूर हो गया। क्या हो गया? मसूर हो गया। आइए फिर देखते हैं आगे ऑयली। फिर थर्ड नंबर पे क्या है? ऑयली एल्डिंग प्लांट, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? तेल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तेल। प्रोवाइड अ फैटी एसिड, जिससे हमें क्या मिलता है? फैटी सब्सटेंस मिलता है। जैसे ग्राउंडनट हो गया, कैस्टोर हो गया, कॉटन हो गया, सनफ्लावर हो गया, कोकोनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, सीसमैन हो गया, लिनसीड हो गया, निगर हो गया। फिर क्या हो गया? वेजिटेबल्स स्पीसीज एंड फ्रूट, जिससे हमें क्या मिलता है? मसाले मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। आर द सोर्स ऑफ द विटामिन, ये सब किसके स्रोत होते हैं? विटामिन मिनरल्स के सोर्स होते हैं। एंड द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द प्रोटीन, इसमें क्या होता है? प्रोटीन भी होता है छोटे मात्रा में। फिर और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी होती है। ऑयल, इसमें क्या होता है? ऑयल भी होता है। जैसे स्पीसीज में क्या हो गया? जिंजर हो गया, टर्मेनिक हो गया,
क्लोव्स हो गया, लौंग हो गया, पेपर हो गया, फिर फेनल हो गया, कोरिएंडर धनिया हो गया, ये सब क्या है, स्पीसीज स्पाइसेस क्रॉप्स हैं। अब ये जानते हैं फाइबर एल्डिंग प्लांट, जिससे हमारे क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया। उसके बाद वीब्रेस हैव अ वेरी लिटिल न्यूट्रिटिव वैल्यू बट आर वेरी स्टिमुलिंग। एग्जाम्पल टी हो गया, कॉफी हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, सुबह के नाश्ते में यूज करते हैं, वो क्या हो गया, प्रेबिग्विन। अब फोडर क्रॉप्स क्या होती है, बरसीन होती है, सुदन ग्रास, फिर ओट होता है और ओट ग्रासेस होता है। क्या होता है, ओट ग्रासेस। ये सब क्या है, फूडर क्रॉप्स है, क्योंकि इन्हें कौन खाता है, केवल जानवर ही खाते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्या देखते हैं, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप के वैरायटी में हम कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो हम कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू और जीन मॉडिफिकेशन के थ्रू। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस टू डिफरेंट वैरायटीज क्रॉस्ड ईच अदर। इसमें क्या होती है, दो प्रकार के क्या लिया जाता है, डिफरेंट वैरायटीज के पौधे को लिया जाता है, उनको क्या कर दिया जाता है, आपस में क्रॉस करवा दिया जाता है, अर्थात पॉलिनेशन करा दिया जाता है, उनको क्रॉस करवा दिया जाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। कौन सा, इंटरवल, इंट्रावेटल। अब ये देखते हैं इंटरवेटल क्या होता है। दिस क्रॉसिंग में भी इंटरवैराइटल टू डिफरेंट वैरायटीज। इसमें क्या होती है, तो दो डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। एंड इंटरस्पीसीज में क्या होती है, दिस क्रॉसिंग में भी इंटरस्पीसीज बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस। सेम जीनस के क्या होते हैं, दो अलग अलग स्पीसीज को क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है। इंटरजेनिक क्या होता है, दिस क्रॉसिंग में भी इंटरजेनिक बिटवीन डिफरेंट जेनरा। इनमें क्या होता है, दो डिफरेंट जेनरा होते हैं, उनके बीच में क्या किया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, उनको क्या कहते हैं, इंटरजेनरा कहते हैं। आइए जानते हैं जीन मॉडिफिकेशन क्या होती है। जीन मॉडिफिकेशन, अ जीन दैट कैन प्रोवाइड अ डिजायरेबल कैरेक्टर। ऐसा जीन जो हमारी इच्छा अनुसार क्या करता है, गुण देता है टू अ क्रॉप में। टू इंट्रोड्यूस दिस प्रोसेस एज अ रिजल्ट बी ऑब्टेन्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। हम क्या कर लेते हैं, जैसे किसी प्लांट में रोग सहने की क्षमता उसमें अधिक है, किसी में रोग सहने की क्षमता नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, उपज बहुत ज्यादा है। तो हम क्या पहचान कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, उसमें जो रोग सहने वाली क्षमता है, उस जीन को हम क्या कहते हैं, क्रॉस करवा देते हैं, जिसमें उपज ज्यादा है। तो दोनों का जब क्रॉस करवा देते हैं, उस जीन को उसमें डाल देते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, जीन मॉडिफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, जीन मॉडिफिकेशन। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन, जीन मॉडिफिकेशन। बी ऑब्टेन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। हम क्रॉप के प्रोडक्शन में कैसे इंप्रूवमेंट करें, तो इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, इरिगेशन एंड क्रॉप पैटर्न। इसमें क्या कौन कौन से आते हैं, न्यूट्रिशन कौन कौन से उसको देना चाहिए प्रोडक्शन में को मैनेजमेंट करने के लिए। उसके बाद सिंचाई समय पे करनी चाहिए, ताकि उसमें भी क्या करता है, इसका भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। और फिर क्या है, क्रॉप पैटर्न, हमें समय से लगाना चाहिए क्रॉप को। आइए जानते हैं न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जस्ट एज वी नीड फॉर फूड फॉर डेवलपमेंट ग्रोथ। जैसे हमें पता है कि हम लोग को क्या चाहिए, भोजन चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, अच्छे स्वस्थ रहने के लिए। प्लांट आल्सो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, ऐसे क्या चाहिए, प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए फॉर ग्रोथ, बढ़ने के लिए। न्यूट्रिशन आर सप्लाइड टू दी प्लांट बाय एयर एंड वाटर। न्यूट्रिशन प्लांट को कैसे सप्लाई किया जाता है, एयर एंड वाटर को थ्रू एंड सोयल के थ्रू। एंड देयर आर सेवरल न्यूट्रिशन विच
आर एसेंशियल फॉर द प्लांट, जो प्लांट के लिए बहुत जरूरी एसेंशियल है, उन न्यूट्रिशन को क्या किया जाता है, प्लांट को प्रोवाइड किया जाता है। ऑल सप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल सप्लाईज क्या होता है, कार्बन होता है उसमें एंड ऑक्सीजन होता है और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, कम्स फ्रॉम द वाटर, ये सब किससे आते हैं, वाटर से आते हैं। एंड सोयल सप्लाइज द 13th न्यूट्रिशन, और सोयल हमें क्या करता है, 13 न्यूट्रिशन मतलब 13 न्यूट्रिशन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अमॉन्ग दिस सम आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, जो ऐसे न्यूट्रिशन जिनको हमें अधिक मात्रा, प्लांट को क्या चाहिए, अधिक मात्रा में चाहिए, डेट देयरफॉर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, को हम क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। एंड द अदर न्यूट्रिशन आर यूज्ड प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी, जिनको प्लांट को क्या चाहिए, स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए, एंड देयरफॉर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट, उनको क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आगे चलते देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे ये टेबल है, क्या है, ये टेबल है, एयर क्या प्रोवाइड करता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, क्या एयर प्रोवाइड करता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। वाटर से क्या मिलता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलता है। सॉइल क्या प्रोवाइड करता है, सॉइल में क्या क्या होते हैं, ये क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन से आते हैं, नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, पोटेशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये सब क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये कितने होते हैं, 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। सेकंड क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, आयरन होते हैं, मैग्नीज होता है, बोरान होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, और क्या होता है, मोले मोलिब्डेनम, क्या होता है, मोलिब्डेनम। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या अंतर है। आर पार्टिकली डिकेइंग वेस्टेज एंड एनिमल्स रेसिड्यूज बाय माइक्रोब, माइक्रोब्स के द्वारा सड़े सड़े गले पदार्थों को क्या करके, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करके सड़े गले बना देना। और वेस्ट मटेरियल्स किसके, जैसे काऊ डंग हो गया, उसके बाद में एनिमल्स की क्या हो गई, हड्डियां हो गई जो मर सड़ गल जाते हैं, इनसे क्या बनता है, मेन्योर बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हिंदी में खाद कर देते हैं, मेन्योर कहते हैं। इट इज अ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफाइड टेंड टू द रिमूव जनरल डिफिशिएंसी ऑफ द सॉइल, जैसे किसी एक प्रकार का न्यूट्रिशन की सॉइल में कमी है तो उसे नहीं दूर किया जा सकता, किससे, मेन्योर से, क्योंकि इसमें सारे पदार्थ होते हैं, सभी प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, कि कोई एक न्यूट्रिशन इसमें नहीं होता कि उसी की डिफिशियंसी को स्पेशल दूर किया जा सके। इट एडेड टू द सॉइल, इसको डायरेक्टली किसमें ऐड किया जाता है, सॉइल में ऐड किया जाता है। न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन दी मेन्योर आर एब्जॉर्ब स्लोली, और जो मेन्योर में न्यूट्रिशन होता है, प्रेजेंट रहता है, उसको एब्जॉर्ब स्लोली, क्रॉप क्या करता है, उसको बहुत स्लोली एब्जॉर्ब करता है। सिंस इज नॉट अ सोल्यूबल वाटर, और ये क्या होता है, पानी में सोल्यूबल नहीं होता है। फर्टिलाइजर क्या होता है, ये देखते हैं। इट इज अ साल्ट ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एसेंशियल पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन, ये क्या होता है, साल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एंड कंटेनिंग एसेंशियल पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन, ये क्या करता है, एसेंशियल कुछ न्यूट्रिएंट एसेंशियल पार्ट उसमें ऐड किए रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स में न्यूट्रिएंट के ऐड किए जाते हैं। इट न्यूट्रिएंट स्पेसिफाई, इट कंटेन मच हायर अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन ये कौन सा होता है, स्पेसिफाइंग न्यूट्रिशन होता है, स्पेसिफिक न्यूट्रिशन होता है। इसमें हायर अमाउंट ऑफ द पार्टिकुलर न्यूट्रिशन, किसी एक न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, हायर अमाउंट में डाल देते हैं, एंड यूज्ड रिमूव पार्टिकुलर डिफिशियंसी ऑफ द सॉइल, और सॉइल के डिफिशियंसी को रिमूव किया जाता है। जैसे सॉइल में फास्फोरस की कमी है तो उसको, और नहीं कोई भी ऐसी न्यूट्रिएंट्स की कमी, उसको दूर किया जाता है, किया जा सकता है। इट डज नॉट एडेड एनी ह्यूमस टू दी सॉइल, इसको क्या कहते हैं, ह्यूमस की तरह सॉइल में ढेर सारे नहीं डालते हैं। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। इट इज रेपिडली एब्जॉर्ब बाय प्लांट, ये बहुत तेजी से क्या कर लेता है, प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इट वॉल्यूमिनस
एंड बल्कि, सो इट इज अ कन्वीनियंट टू द स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट हैंडल एंड अप्लाई टू द क्रॉप। ये क्या होता है, ये बल्कि होता है, बोमियस होता है, एंड इनकॉन्वीनियंट टू स्टोर, स्टोर करने में क्या होता है, इनकॉन्वीनियंट होता है, एंड ट्रांसपोर्ट हैंडल एंड अप्लाई टू दी क्रॉप्स, इसको ट्रांसपोर्ट करने में क्या होती है, समस्या होती है। एंड इट कंपेयर टू, इट इज अ इजी टू स्टोर, इसको क्या करते हैं, स्टोर करने में बहुत इजी होते, ट्रांसपोर्ट एंड अप्लाई टू दी क्रॉप्स, क्रॉप्स में भी डालने में बहुत आसानी होती है। दिस एडवांटेज ऑफ द फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के क्या डिसएडवांटेज है, दे आर एक्सपेंसिव, ये क्या है, बहुत महंगे हैं, फर्टिलाइजर क्या है, बहुत महंगे हैं। इट डज नॉट एड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये क्या करते हैं, सॉइल में ह्यूमस ऐड नहीं करते, क्योंकि ये केमिकल ऐड करते हैं, क्योंकि ये सब केमिकल्स के बने होते हैं, तो इसलिए सॉइल क्या होता हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है इसको ऐड करने से। इन अ लॉन्ग रन इट डिस्ट्रॉय द सॉइल टेक्सचर, और ये क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइजर को ज्यादा समय तक यूज करने से सॉइल के टेक्सचर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मेकिंग इनफर्टाइल, और वो क्या हो जाते हैं, अनुपजाऊ हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर उपज उनकी खत्म हो जाती है लंबे समय तक फर्टिलाइजर का यूज करने से। एंड टाइप ऑफ मेन्योर, मेन्योर कितने प्रकार के होते हैं, फार्म यार्ड मेन्योर, जिससे जो फार्म में मुर्गी पालन में जो खाद निकलते हैं उनको क्या करते हैं, फार्म यार्ड मेन्योर। रोटन वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स रिफ्यूजेस, और जो एनिमल्स के क्या होते हैं, डंग्स होते हैं, गोबर होते हैं। एंड कंपोस्ट मेन्योर, कंपोस्ट मेन्योर क्या, इट मेनली कंसिस्ट द रोटन वेजिटेबल एंड एनिमल्स रिफ्यूज, ये दोनों क्या है, एक ही है, बोथ आर सेम। ग्रीन मेन्योर, इट प्रिपेयरिंग द ग्रीन मेन्योर क्विकली ग्रोइंग, ग्रीन मेन्योर क्या होता है कि थोड़ी से समय के लिए क्या लगाते हैं, थोड़ी से समय के लिए, इट मेन्योर द ग्रीन मेन्योर क्विकली ग्रो अ कल्टीवेटेड एंड प्लाउड अंडर द इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सॉइल, क्या होता है, ढांचे जिसे कहते हैं, इसको थोड़ी समय के लिए खेत में लगाते हैं और ये ढेर सारे बड़े बड़े हो जाते हैं, उसको उसके बाद इसको क्या कर जाता है, जोत दिया जाता है, तो उसमें क्या करता है, ये ग्रीन मेन्योर का काम करता है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन मेन्योर। एडवांटेज ऑफ मेन्योर, मेन्योर के फायदे, लाभ, इट इंक्रीजेस सॉइल दी विथ न्यूट्रिशन, ये कहता है सॉइल के साथ साथ उसी टेक्सचर को भी बनाए रखता है। इट एड द ऑर्गेनिक मैटर टू दी सॉइल, ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करता है सॉइल में। एंड इम्प्रूव्स दी टेक्सचर, ये टेक्सचर को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। एंड इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये करता क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बनाए रखता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बनाए रखता है। इट प्रोवाइड फूड फॉर दी सोयल ऑर्गेनिज्म, जो सॉइल में जो जीवाणु रहते हैं जो हमारे लाभदायक हैं उनको भी क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। लिमिटेशन ऑफ मेन्योर, मेन्योर के कुछ लिमिटेशन है। इट इज अ वोल्यूमिनियस एंड वुल्की, ये क्या है, वोल्यूमिनियस एंड वुल्की है। सो इट इज इनकन्वीनियंट टू स्टोर, इसको स्टोर रखना, स्टोर रखना हम घर में नहीं स्टोर कर सकते, इसको बाहर में पड़ा रहता है, बहुत मुश्किल होता है स्टोर करना है। ट्रांसपोर्ट हैंडल एंड अप्लाई टू दी क्रॉप्स, इसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना पड़ता है, बहुत ढेर सारे होते हैं, तो इनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में भी समस्या होती है। अप्लाई टू दी क्रॉप, और क्रॉप में अप्लाई करते हैं। एंड द न्यूट्रिएंट ऑफ मेन्योर आर रिलीज स्लोली, और ये क्या करते हैं, इनकी जो न्यूट्रिशन होती है मेन्योर में, क्या करते हैं, अपने बहुत स्लोली रिलीज करते हैं। एंड दे आर नॉट न्यूट्रिएंट इन स्पेसिफिक, ये कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशन नहीं होता, इसमें सभी के मिश्रण होते हैं। एंड बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर, लिविंग बीइंग यूज्ड इंक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी, लिविंग बीइंग मतलब मानव जाति क्या करते हैं, इन सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या किसका यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स आर कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर, जैसे अनवेना होगा, नोस्टका होगा, राइजोनियम होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये सब क्या है, बायो फर्टिलाइजेशन है।
इरिगेशन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इरिगेशन, सिंचाई। सिंचाई फसल की सिंचाई बहुत लाभदायक होता है। जब तक फसल को सींचते नहीं तब तक क्या हो जाएगा, सूख जाएगी फसल। तो सिंचाई भी देखते हैं। द टेक्निक ऑफ द प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड बाय मींस कैनाल्स, रिवर्स, वेल एंड ट्यूबवेल ईटीसी कॉल्ड इरिगेशन। हम फसल में जो पानी लगाते हैं उसकी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन करते हैं कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की महत्वता क्या है, क्या जरूरत है इरिगेशन करने के लिए। इरिगेशन वाटर सप्लाई टू एसेंशियल एलिमेंट। इरिगेशन वाटर क्या है, पानी क्या सप्लाई करता है, टू एसेंशियल एलिमेंट टू द क्रॉप्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करता है, सप्लाई देता है प्लांट को। सींचने से क्या पाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अप्लाई करता है। मॉइस्चर अवेलेबल इन द सॉइल लीड टू जर्मिनेशन ऑफ द सीड। और सॉइल में क्या मॉइस्चर होनी और जरूरी होती है, क्योंकि तभी क्या होती है, सीड की जर्मिनेशन होती है। एंड वाटर मेड अवेलेबल टू फील्ड बाय द प्रोसेस इरिगेशन हेल्प टू एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। और पानी जब खेत में नहीं रहेगा तो फिर क्या होगी, सॉइल में जो न्यूट्रिशन होती है उसको प्लांट नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है। तो प्लांट सॉइल को न्यूट्रिशन के एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, मददगार होता है। क्या होता है, मददगार होता है पानी। रिक्वायरमेंट फॉर द गुड इरिगेशन सिस्टम। अच्छे सिंचाई के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है। देयर शुड बी मिनिमम और नो वेस्टेज ऑफ द वाटर। हमें कम से कम पानी में क्या करना चाहिए, सींचना चाहिए, ताकि क्या हो, पानी वेस्टेज ना जाए। एंड इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, वो ज़्यादा महंगे ना हो। एंड इकोनॉमिकल जस्टिफिएबल, जो हमारे पास इकोनॉमिक्स में वो उपलब्ध हो, अच्छे से उनको सींच सके। एंड दे टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, कितने प्रकार के होते हैं इरिगेशन सिस्टम। कैनाल सिस्टम, टैंक एंड वेल, रिवर एंड वैली सिस्टम। ये सब क्या है, रिवर वैली सिस्टम, इरिगेशन के क्या सिस्टम है ये। अब आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, क्रॉप पैटर्न फॉलोइंग बेस्ट ग्रोइंग क्रॉप्स कैन बी यूज्ड गिविंग मिनिमम बेनिफिट। हम किस प्रकार से खेती को करें जिससे हम क्या अधिक बेनिफिट मिले। क्रॉप का पैटर्न क्या होता है, खेती को हम कैसे करते हैं, लगाते हैं, फसल को कैसे करते हैं, लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, क्रॉप को दो फसल को क्या करते हैं, एक साथ लगा देते हैं, एक में बीज डाल के लगा देते हैं। इंटरक्रॉपिंग, एक ही खेत में अलग अलग बीज लगाते हैं, अलग अलग एक रो में अलग अलग लगाते हैं, एक का दूसरा रो, एक का दूसरा रो। इसको क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन क्या होता है, एक ही फील्ड में अलग अलग सीजन में अलग अलग सब्जियां लगाना, इसको क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। इसको भी प्री प्लांट क्रॉप्स भी कहते हैं इसे। आइए जानते हैं फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर डिफरेंट क्रॉप्स टुगेदर इन सेम पीसेस ऑफ द लैंड। एक ही जमीन पे दो और दो से अधिक क्रॉप्स को उगाना क्या कहता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहता है। और क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। एग्जांपल जैसे क्या हो गया, कॉटन एंड ग्राउंड हो गया, माइज एंड उड़द हो गया, राइस विथ ज्वार हो गया, कॉटन विथ ज्वार हो गया, रेड ग्राम एंड कोरिएंडर हो गया, बीट विथ मस्टर्ड हो गया। While doing mixed cropping, it is ensured that the different crops may be mature in different times. इसमें क्या है, जब हम मिक्स्ड क्रॉपिंग की मतलब फसल लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप दो अलग अलग प्रकार के उगे तो उनको जो मेच्योर जो होंगे दोनों अलग अलग समय पे क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स सिमिलरली in the same field, two or more crop growing
सिमिलेटली इन सेम फील्ड, एक ही फील्ड में क्या करते हैं, टू और मोर क्रॉप को ग्रो करते हैं, डिफिनिट रो एंड पैटर्न, एक डिफिनिट रो में और पैटर्न में। जैसे एक रो ये होगा, एक रो ये होगा, तो इस पे क्या करते हैं, एक ही प्रकार के फसल लगाते जाएंगे, इस पे दूसरी फसल लगाते चले जाएंगे, फिर एक ऐसे हो गया, इस पे दूसरी फसल लगाते चले जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग। A few row of one step alternate with the few row of the second crop। पहला कोई दूसरा क्रॉप लगाए एक रो में, फिर दूसरे रो में कोई दूसरा क्रॉप लगाए, ऐसे ऐसे पूरे खेत में लगाते हैं, एक ही खेत में। क्रॉप्स आर सिलेक्टेड सच एज द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट, उनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे सोयाबीन हो गया और माइज हो गया, और फिर बाजरा हो गया, लोबी हो गया। आइए देखते हैं क्रॉप रोटेशन क्या होता है। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन, द प्रोसेस इन विच द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो अल्टरनेटली इन द सेम फील्ड कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। द प्रोसेस इन विच डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग प्रकार के फसल को ग्रोन अल्टरनेटली इन सेम फील्ड, एक ही फील्ड में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन देखते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं क्रॉप रोटेशन के। इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। एंड रिजल्ट द इंक्रीजेस द फूड प्रोडक्शन, उसके फूड प्रोडक्शन क्या होती है, इससे ज्यादा होती है। इट हेल्प द पेस्ट कंट्रोल, और क्या पेस्ट कंट्रोल में क्या करता है, मददगार होता है। एंड इट इम्प्रूव्स द क्रॉप क्वालिटी, और क्या कहता है, क्रॉप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। एंड इट कीप द लैंड ऑक्यूपाइज विद द ग्रेटर पार्ट ऑफ वन टाइम विद क्रॉप्स, और ये क्या करता है, लैंड जो ऑक्यूपाई रहता है लंबी समय तक, इट कीप्स लैंड ऑक्यूपाइज विद ग्रेटर पार्ट ऑफ द टाइम विद क्रॉप, एक फसल के साथ लंबे समय तक क्या रहता है, खेत ऑक्यूपाई रहता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अगर हम जो खेती करते हैं, जो हम घर पे लेके आते हैं, खेत में जो खेती करते हैं, उसको हम कैसा मैनेजमेंट करेंगे, उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे। इट इंक्लूडेड द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप्स एंड हार्वेस्ट क्रॉप। हार्वेस्ट क्रॉप, इनमें क्या है, जब हम फसल को ग्रो करते हैं तो उनको कैसे हम बचाते हैं, उसके बाद जब हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट के घर पे ले आते हैं, तो उसको हम कैसे बचाएंगे, आज इसके बारे में देखेंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में बीड, जैसे हम जब प्लांट में क्या हो जा खेत में क्या हो जाता है, जब हम फसल को उगाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, घास हो जाते हैं, इंसेक्ट लग जाते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, पेस्ट एंड डिजीजेस ढेर सारे लग जाते हैं इन द फील्ड क्रॉप एंड कैन बी कंट्रोल बाय द एडॉप्टेशन फॉलोइंग मेथड। हम क्या देखते हैं, इसके फॉलोइंग मेथड क्या है, इसको कंट्रोल करने में। टू ग्रो एसेंशियल वैरायटीज रेजिस्टेंट वैरायटीज, हमें कैसे वैरायटीज को, क्रॉप्स को लगाना चाहिए जो रेजिस्टेंस हो, जिसकी में डिजीजेस की क्षमता अधिक हो, रोकने की डिजीज की क्षमता रोकने में अधिक हो। ऑप्टिमियम टाइम ऑफ द सोइंग द क्रॉप, और समय से क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए क्रॉप को। क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉपिंग सिस्टम, और क्रॉप में बार बार क्या करना चाहिए, रोटेशन करना चाहिए, क्रॉपिंग सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। एंड डीप प्लाउड, गहरी जुताई करना चाहिए इन समर टू किल वीड्स, और बीड्स को खत्म करने के लिए क्या करनी चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए। अब देखते हैं बीड कंट्रोल, व्हाट इज, कैसे हम बीड को कंट्रोल करेंगे। बीड आर अनवांटेड प्लांट विच आर ग्रोन ऑन देयर ऑन अलोंग विद द क्रॉप प्लांट। बीड क्या होता है, हमारे फसल के साथ साथ जो अनवांटेड प्लांट ग्रोथ हो जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बीड कहते हैं। जैसे जेंथियम हो गया, पैरेथीनियम हो गया,
गाजर घास जिसे कहते हैं, उसके बाद मोथा हो गया, ये सब क्या है? साइप्रस रूटेंडस। द ग्रोथ ऑफ द बीड्स इन हार्मफुल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। द ग्रोथ ऑफ बीड्स हार्मफुल बिकॉज द फॉलोइंग रीजन। हमारी फसल में जो बीड्स की ग्रोथ हो जाती है वो क्या हार्मफुल करती है हमारे फसल को, आइए देखते हैं। द बीड्स कंज्यूम अ लॉट न्यूट्रिशन। बीड्स क्या करता है? बहुत सारे न्यूट्रिशन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड सनलाइट को वाटर एंड फर्टिलिटी हर रिड्यूसेस द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में क्या हो जाता है कि न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर लेता है, सनलाइट एंड वाटर फर्टिलाइजर्स जो खाद होते हैं उनको सबको क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस मींट ऑफ क्रॉप देयर रिड्यूसिंग क्रॉप एल्ट एंड लोअर क्वालिटी ऑफ द फूड ग्रेन। और क्या हो जाती है? हमारी क्रॉप प्रोडक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। एंड रिड्यूसेस द क्रॉप एल्ड, उसको क्या हो जाती है? क्रॉप की प्रोडक्शन में, एल्ड में, उपजाऊ में उसमें क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। लोअर क्वालिटी ऑफ द फूड ग्रेन, और फूड ग्रेन क्या हो जाती है? बहुत छोटा छोटा होता है, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, स्वस्थ ग्रेन नहीं होता है। एंड द बीट स्प्रेड वेरी फास्ट बिकॉज दे प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सीड। और क्रॉप में सीड बीज मतलब बीड बहुत तेजी से क्या हो जाता है? फैलता है। एंड बिकॉज दे प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सीड, और ये बहुत से ढेर सारे सीड को प्रोड्यूस करता है। अब बीडिंग क्या है देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग बीड्स एंड अ क्रॉप फील्ड कॉल्ड बीडिंग। क्या है कि फसल में से रिमूव करना बीड को क्या कहते हैं? बीडिंग कहते हैं। इट कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। हम कैसे इसको निकाल सकते हैं? हाथ के थ्रू निकाल सकते हैं। जिसके थ्रू? हाथ के थ्रू निकाल सकते हैं, रिमूवल बाय द हैंड। हैंड के थ्रू हम निकाल सकते, हाथ के थ्रू निकाल सकते हैं। रिमूवल बाय द इंस्ट्रूमेंट लाइक अ टावल, खुरपा। इसको हम किसके माध्यम से निकाल सकते हैं? टावल, खुरपा के माध्यम से निकाल सकते हैं। बाय यूजिंग द केमिकल कॉल्ड बीडिसाइड। और इसको हम केमिकल का यूज करके क्या कर सकते हैं? बीड को खत्म कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? हर्बिसाइड कहते हैं, बीडिसाइड भी कहते हैं। जैसे डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड हो गया, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं घास को। ये सब दवाइयों का नाम है। टर्गा सुपर हो गया और सब, ये सब क्या है? घास को खत्म कर देते हैं। एंड कंट्रोल ऑफ द वीड बाय बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड से खत्म कर सकते हैं। किसको कंट्रोल कर सकते हैं? घास को। इट इज द मेथड सम selectively insect or other organisms are put in crop field having a weed, and these insect organisms selectively destroy weeds plant without harming crops plant। ये क्या होते हैं? कुछ कीटाणु होते हैं, वो क्या करते हैं? उनको अगर खेत में छोड़ दिया जाता है, वो बायोलॉजिकल होते हैं, मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उसी फसल को छोड़कर और सारे घास को क्या जाते हैं? खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कहते हैं। वाया देखते हैं। कल्चर मेथड क्या होता है? प्रॉपर सीड एंड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग, इंटरक्रॉपिंग, रोटेशन, कंट्रोल द बीड्स ग्रोथ। कल्चर मेथड क्या होता है कि टाइमली हम प्रॉपर सीड को प्रिपेयर करके बोएं, एंड टाइमली सो उसको समय से बोएं, एंड इंटरक्रॉपिंग और अलग अलग या एक साथ क्रॉप्स को बोएं, उसको क्या कहते हैं? कल्चर मेथड कहते हैं। इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। इंसेक्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यूजुअली द इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। यूजुअली द इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट बाय प्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग फॉलोइंग 3 टाइप्स सिम्टम्स। इंसेक्ट क्या करते हैं? प्लांट पे अटैक कर देते हैं और प्लांट को क्या करते हैं? खा के खत्म कर देते हैं।
और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के इनके सिम्टम्स होते हैं। कौन से? बाय द कटिंग प्लांट को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। रूट स्टेम एंड लिप्स को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। एंड बाय सकिंग सेल शेप फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, कई प्लांट्स के कई पार्टों पे क्या कर देते हैं? सक कर जाते हैं, सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं प्लांट को। एंड दे बोर इन टू स्टेम एंड फ्रूट, और ये क्या कर देते हैं? छिद्र कर देते हैं। किसमें? स्टेम एंड फ्रूट में क्या कर देते हैं? छिद्र कर देते हैं। और पत्तों में भी क्या कर देते हैं? छिद्र कर देते हैं। ये कैसे कंट्रोल हो सकते हैं? पेस्टिसाइड के थ्रू। कैसे? पेस्टिसाइड के थ्रू इनको क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। केमिकल्स विच कैन किल और डिस्ट्रॉय पेस्ट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड। ऐसा केमिकल्स जो क्या करता है? किल करता है एंड डिस्ट्रॉय करता है किसको? पेस्ट को। उनको हम क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड कहते हैं। जैसे क्या हो गया? बोरस मिक्सचर हो गया। इस बोरस मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड लाइम की क्या होती है? मिक्सचर होती है। एंड सब पेस्टिसाइड आर सेवरल टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ पेस्ट। पेस्टिसाइड कई प्रकार के होते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन से पेस्ट लगे हुए हैं। 10 में भी फॉलो, नीचे क्या है दिखाया गया, फॉलो किया गया। जैसे क्या हो गए? फंगिसाइड हो गए, ये क्या करने के लिए होते हैं? किल जर्म्स। ये क्या मारती है? ओ सॉरी, किल फंगस। ये क्या फंगस को मारती है? इंसेक्टिसाइड क्या करती है? किल इंसेक्ट। ये क्या करती है? इंसेक्ट को खत्म करती है, मारती है। नेमेटिसाइड क्या करती है? किल नेमेटोड्स। ये क्या करती है? नेमेटोड्स को मारती है। रोडेंटिसाइड क्या करती है? रोडेंट को मार देती है। हर्बिसाइड क्या करती है? किल हर्ब्स। छोटे छोटे प्लांट पौधों को क्या करती है? खत्म कर देती है। ये क्या करने के लिए होती है? बीड कंट्रोल की होती है, खरपतवार नाशक होती है। इसको क्या करते हैं? खरपतवार नाशक। देखते हैं प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज क्या होता है? एग्जाम्पल, ब्लैक स्टेम क्या हो जाता है? एंड रस्ट बीट। गेहूं में क्या पड़ जाते हैं? फफूंदे हो जाते हैं। और क्या हो जाता है? स्टेम काला हो जाता है। लॉसेस दिस मिट बीट एंड लेट ब्राइटी पोटैटो क्या हो जाता है? झरस जाता है, पोटैटो खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? उसकी पत्तियां काली काली हो जाती हैं, उस पर क्या कर देते हैं? रस्ट लग जाते हैं। एंड एलोबिन मोसोसिया ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी में क्या हो जाता है? उसके जड़ में और बेंस उससे को क्या करते हैं? एलो बना देते हैं, पीला होकर उसकी पत्ती और सब कुछ झड़ जाती है और जड़ भी क्या हो जाता है? काला हो जाता है। ये सब क्या है? प्लांट के डिजाइजेशन एंड प्रकार है। अब आइए देखते हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स क्या है? स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स नीड टू सेफ स्टोरेज। हमें क्या करना चाहिए? बहुत सेफ में अनाज को रखना चाहिए। हमें क्या करने के लिए? अनाज को बहुत सेफ में रखना चाहिए। इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? स्टोरेज की जरूरत पड़ती है ग्रेन्स की। इंश्योर द एबिलिटी ऑफ ग्रेन्स थ्रू आउट अ ईयर। सबसे पहले हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि कितनी एबिलिटी होती है, कितनी क्षमता है कितने अनाज की सालिना में उसको रखने की, हमारे जो स्टोरेज सिस्टम है। इन फैसिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू फार अवे प्लेस ऑफ अ कंट्री। हमारा अनाज या कहाँ कहाँ से किस डिस्ट्रिक्ट में जाती है, कैसे जाती है, किससे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसकी भी हमें क्या होनी चाहिए? सुनिश्चित करने में जानकारी होनी चाहिए। एंड ग्रेन्स आर हार्वेस्टेड वंस इन अ ईयर। ग्रेन्स को हम साल में एक बार हार्वेस्ट करते हैं। एंड हाउ ड्यू टू फिक्स्ड ईटिंग हैबिटेट दे आर नीडेड रेगुलरली थ्रू आउट अ ईयर। और हम इसको कैसे हम फिक्स्ड करेंगे? एंड ईटिंग हैबिटेट, खाने के लिए हम इसको कितना प्रयोग करेंगे, कहाँ रखेंगे, इसकी सबकी क्या होनी चाहिए? रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर में जानकारी होनी चाहिए, एक साल में। एंड इट हेल्प इन मेकिंग बफर स्टॉक फॉर इमरजेंसी पीरियड। इमरजेंसी के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक बफर स्टॉक स्पेशल अलग से रखनी चाहिए, जो कि बहुत मददगार होगा बाद में इमरजेंसी में। एंड फॉर सरप्लस फूड इफ अवेलेबल स्टोरेज इज रिक्वायर्ड। अगर कोई सरप्लस फूड है तो उसके लिए भी क्या आवश्यकता पड़ेगी? स्टोरेज रिक्वायर्ड होगी। अब आइए देखते हैं मोड ऑफ ग्रेन। मोड ऑफ स्टोरिंग ग्रेन। ग्रेन के मोड्स कौन कौन से हैं स्टोर रखने की? तो फर्स्ट क्या है? परसेबल फूड
material, perishable food material. The food material which get polished, ऐसा फूड मटेरियल जिसपे क्या होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, इजिली ऑन कीपिंग फॉर सम टाइम्स, जिसको हम कुछ समय के लिए रख सकते हैं, फ्रॉम रूम टेम्परेचर, जिसपे जो कि रूम टेम्परेचर पे हो, रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं। परसेबल फूड जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी समय के लिए इसको स्टोर करके रख सकते हैं। दे कैन बी स्टोर इन कोल्ड स्टोरेज, इसको हम कैसे रखते हैं, कूल स्टोरेज पे रखते हैं। अगर अधिक समय के लिए हमें रखना होगा तो हम क्या करना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज पे रखना पड़ेगा। सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉन परसेबल फूड मटेरियल। नॉन परसेबल फूड मटेरियल क्या है, नॉन परसेबल फूड मटेरियल, द फूड मटेरियल विच डू नॉट गेट पॉलिश्ड, जिसपे क्या होती है, पॉलिश्ड नहीं होती, इवन ऑन कीपिंग अ लॉन्ग टाइम, जिसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, आर कॉल्ड नॉन परसेबल फूड मटेरियल, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन परसेबल फूड मटेरियल कहते हैं। दिस कंटेन्स बाय वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है, बहुत कम पानी होते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं। एंड आल्सो कॉल्ड ड्राई फूड, इसको हम क्या कहते हैं, ड्राई फूड भी कहते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स हो गया, बीट फ्लोर होगा, आटा हो गया, एंड शुगर स्पीस मसाले हो गए। दे कैन बी स्टोर्ड बाय ड्राई स्टोरेज मेथड, इसको हम क्या कहते हैं, ड्राई स्टोरेज मेथड से इसको हम स्टोर कर सकते हैं। नॉन परसेबल फूड मटेरियल है। नॉन परसेबल फूड मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन कमर्शियल स्केल इन गेनिंग बैग एंड ग्रेन्स सिल्सोस, इसको हम क्या कर सकते हैं, कमर्शियल यूज के लिए हम इस सबको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, नॉन परसेबल फूड मटेरियल्स के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ऐसी फार्मिंग जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल और केमिकल की यूज नहीं करते हैं, केमिकल का यूज नहीं करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक का यूज करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग अवॉइड द यूजेस ऑफ सिंथेटिकली कंपाउंड फर्टिलाइजर, जिसमें हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, अर्थात फर्टिलाइजर किसका बना, केमिकल का, तो केमिकल पदार्थ को उसमें हम यूज नहीं करते हैं। जैसे पेस्टिसाइड हो गया, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग आर रिले अपॉन क्रॉप्स रोटेशन एंड क्रॉप रिड्यूस एनिमल मेन्योर लेग्यूमिनस एंड ग्रीन मेन्योर, उसको हम कैसे उगाते हैं, ग्रीन मेन्योर के थ्रू उगाते हैं, लेग्यूमिनस हो गया, एनिमल मेन्योर हो गया, ये सब के जैसे काउडंग हो गया, ये सब क्या उसमें डाल के उगाते हैं। एंड ऑफ अ फार्म ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे मुर्गी का फार्म का जो वेस्ट होता है, एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, उसको हम पेस्ट उसमें कैसे कंट्रोल करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड से पेस्ट का कंट्रोल करते हैं। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डेवलप अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या हो, सस्टेनेबल होना चाहिए। जैसे अगर हम फर्टिलाइजर का यूज करते रहेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर का, तो क्या होती है, कुछ समय बाद मिट्टी की उर्वरकता अर्थात फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, जबकि मेन्योर का यूज करने से क्या होती है, उसकी फर्टिलिटी खत्म नहीं होती है, ऑर्गेनिक मैटर का यूज करने से फर्टिलिटी बढ़ती जाती है, खत्म नहीं होती है। तो ये क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम है। एंड टू डेवलप अ अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी ओवर चैनल केमिकल फार्मिंग, और इसके केमिकल फार्मिंग के विपरीत हमें एक अलग स्ट्रेटजी अल्टरनेट डेवलप करना चाहिए, जिससे क्या ऑर्गेनिक खेती की बढ़ावा हो सके। एंड दिस सिस्टम इज रियली अपॉन इनकॉस विद इन दी कॉसेस। ये पार्ट 1 था, कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट सेकंड में क्या पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री।